हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ा रहा था। इसके पहले हम लोगों ने देखा था आवेश क्या होते हैं, आवेश के गुण क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, इसके प्रीवियस 2 लेक्चर में हम लोगों ने आवेश के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी ली है। आई होप आप इस वीडियो को देखने से पहले इसके आगे वाले जो पीछे वाले हमने 2 वीडियो अपलोड किए उस दोनों वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा, फिर इसके बाद इस पर भी आइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्या है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा होती क्या, हम लोग बात करते हैं तो आपका बेटा विद्युत धारा होता है, परिभाषा होती है इसकी विद्युत धारा की कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बेटा इसके पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था कि आवेश प्रवाह क्या होता है। आवेश हमने पढ़ लिया, आवेश क्या होते हैं, इसका प्रवाह क्या होता है, ये भी हमने इसके प्रीवियस 2 लेक्चर में बेटा हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल चर्चा किया है कि आवेश प्रवाह क्या होता है और दर का मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने अच्छे से स्टडी किया है। तो इसके फार्मूले की बात करें, देखो अभी मैं फिर से आपको बता देता हूँ। दर का मतलब होता है समय से भाग करना। दर का मतलब क्या होता है, समय से भाग करना। और किसको समय से भाग करोगे, जिसके दर की बात कर रहा होगा। तो ये किसके दर की बात कर रहा, आवेश प्रवाह की। तो ये आवेश प्रवाह बटे समय, आवेश प्रवाह बटे समय। तो दर का मतलब क्या हुआ, समय से भाग करना। किसको समय से भाग करोगे, जिसकी बात कर रहा होगा। किसकी बात कर रहा था, आवेश प्रवाह की। इस वजह से हमने लिख दिया आवेश प्रवाह बटे समय। तो ये हो गया आवेश प्रवाह की दर। क्या हो गया ये पूरा, आवेश प्रवाह की दर। और इसे कहते क्या है, विद्युत धारा। तो मतलब विद्युत धारा बराबर आपकी क्या हो जाएगी, विद्युत धारा बराबर बेटा आपका हो गया आवेश प्रवाह बटे समय। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। विद्युत धारा को बेटा हम लोग प्रदर्शित करते हैं आई से। तो ये आई बराबर आपका हो जाएगा, आवेश प्रवाह को हम लोग प्रदर्शित करते हैं क्यू से और समय को टी से। तो आई बराबर बेटा आपका हो जाता है क्यू अपान टी। हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि आवेश का मात्रक बेटा होता है कूलाम, बटे को हम लोग कहते हैं प्रति, बटे को क्या कहते हैं, प्रति। और समय का बेटा मात्रक होता है सेकेंड। तो इसका मात्रक हो जाता है धारा का कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड। इसका एक मात्रक और होता है विद्युत धारा का, जिसको हम कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं, एम्पियर। विद्युत धारा का एक मात्रक और होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एम्पियर, जिसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल ए से। क्योंकि एम्पियर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिसने विद्युत धारा के बारे में बताया था, इस वजह से हम विद्युत धारा को बेटा एम्पियर से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या गया, आई बराबर क्यू अपान टी। ठीक है भैया। अब देखिए धारा के कुछ और अन्य मात्रक भी हैं, विद्युत धारा के अन्य मात्रक भी है, वो भी देख लेते हैं। विद्युत धारा के अन्य मात्रक जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनिएगा। ये नए नए वर्ड है आपके लिए, इस वजह से बड़े आसानी से सुनिएगा इसे। तो पहला आपका आता है बेटा माइक्रो एम्पियर। आपका पहला मात्रक आता है 1 माइक्रो एम्पियर। याद रखना ये बात, माइक्रो एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। अब ऐसे छोटे मात्रक आते हैं बेटा आपके माइक्रो एम्पियर। क्या होता है आपका, माइक्रो एम्पियर। कहीं भी अगर वर्ड माइक्रो जुड़ता है, क्या जुड़ता है, कहीं भी वर्ड माइक्रो जुड़ता है उसका मतलब होता है 10 की घात -6। कितना होता है, 10 की घात -6। तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 10 की घात -6 एम्पियर। समझ में आई बात। अगर ऐसे माइक्रो वोल्ट आ गया तो आगे बताएंगे, माइक्रो वाट आ गया, माइक्रो वोल्ट आ गया, तो माइक्रो वर्ड अगर जुड़ता है तो उसका मतलब कितना होता है, 10 की घात -6। आगे एम्पियर है तो बेटा क्या लगा देंगे हम लोग, एम्पियर। ऐसे जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो अभी आपका आएगा माइक्रो वोल्ट आएगा, है ना। तो ऐसे आएंगे, वहाँ भी हम मात्रक पढ़ेंगे। दूसरा मात्रक क्या होता है बेटा आपका, होता है 1 मिली एम्पियर। क्या होता है, मिली एम्पियर। अच्छा माइक्रो एम्पियर को देख लो प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो लिख देंगे 1, माइक्रो को बनाते ऐसे और ये लिख देते क्या, एम्पियर, बराबर हो जाता है 10 की घात -6 एम्पियर। उसके बाद आता है आपका बेटा 1 मिली एम्पियर। क्या आता है, 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर
अब मिली का मतलब होता है स्मॉल एम से हम प्रदर्शित करते हैं, किससे? स्मॉल एम से। एम्पियर को ए से, तो हो गया आपका 1 मिली एम्पियर, जो किसने के बराबर होता है? 10 की घात माइनस 3 एम्पियर के। किसके बराबर होता है? 10 की घात माइनस 3 एम्पियर। तो याद रख लो, जब जब कभी भी आपका मिली आए तो उसका मतलब होता है 10 की घात माइनस 3। कितना होता है? 10 की घात माइनस 3। माइक्रो आए तो 10 की घात माइनस 6, और मिली आए तो बेटा 10 की घात माइनस 3। और एक होता है आपका 1 नैनो एम्पियर। क्या होता है बेटा आपका? 1 नैनो एम्पियर। याद रखना, ये जो एम्पियर है ये इसका एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का कौन सा मात्रक है? एसआई मात्रक। इस वजह से जब भी विद्युत धारा लिखोगे आप, उसको किस में कन्वर्ट करके लिखोगे? एसआई मात्रक में। हमेशा अगर आपका माइक्रो एम्पियर दिया है तो उसे किस में बदल कर लिखोगे? क्वेश्चन लगाते समय एम्पियर में करोगे। और माइक्रो एम्पियर से एम्पियर में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 10 की घात माइनस 6 से गुणा। जैसे क्वेश्चन में दे दिया एक परिपथ में, ध्यान सुनना, जैसे क्वेश्चन क्या दे दिया? एक परिपथ में 10 माइक्रो एम्पियर की धारा बह रही है। कितने माइक्रो एम्पियर की? 10। तो लिखोगे यहाँ पे I बराबर 10 माइक्रो एम्पियर। तो इसको क्वेश्चन उठा के ऐसे नहीं रख देना I का मान 10 है। समझ में आ रही बात नहीं? क्यों? क्योंकि मैंने बताया जब भी I का मान रखोगे उसके एसआई मात्रक में लिख कर रखोगे, और एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। अभी है ये किसमें? माइक्रो एम्पियर में। तो इसे कन्वर्ट कर दोगे 10 गुणे, अब माइक्रो का मतलब मैंने बताया, माइक्रो मतलब कितना होता है? 10 घात माइनस 6। तो गुणा कर दोगे किससे? 10 घात माइनस 6। अब ये किस में बदल जाएगा? एम्पियर में। किस में बदल जाएगा? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो याद रखना, अगर कहीं दिया हुआ है कि एक परिपथ में 10 माइक्रो एम्पियर की धारा बह रही है, तो आप आई की जगह 10 माइक्रो एम्पियर नहीं रखोगे। क्या रखोगे? 10 गुणे 10 की घात माइनस 6 एम्पियर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा भाई। अब ऐसे आपका मिली एम्पियर हो गया नैनो एम्पियर। 1 नैनो एम्पियर को हम लोग कैसे लिखते हैं? 1 नैनो के लिए बेटा हम लोग प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एन, और एम्पियर के लिए कैपिटल ए। ये बराबर होता है बेटा आपका 10 की घात माइनस 9 एम्पियर। क्या होता है? 10 की घात माइनस 9 एम्पियर। याद रखना, ये सारी बात बता रहा हूँ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में दे देगा, पूछ लेगा 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है, ऑप्शन दे देगा 10 की घात माइनस 6, 10 की घात माइनस 3, 10 की घात माइनस 9 या 10 की घात इतना वगैरह वगैरह दे देगा। तो याद रखना, ये सारे के सारे किस्म होंगे माइनस में होते हैं। माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात माइनस 6 एम्पियर, मिली का मतलब होता है 10 घात माइनस 3 एम्पियर, और नैनो का मतलब होता है 10 घात माइनस 9 एम्पियर। एक यूनिट और आती है बेटा, यहीं पे सीख लो, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम। याद रखना ये बात भाई, ये दूरी में आता है, कभी कभी धारा में भी आ जाता है। इतने एंगस्ट्रॉम की धारा प्रवाहित हो रही थी। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? इसको डिनोट करते हैं ऐसे बेटा, 1 की पावर ऐसे, बराबर होता है 10 की घात माइनस 10। समझ में आई बात? हालांकि इसमें आपके बहुत कम आएगा, चलो इसको हम हटा ही देते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में के लिए बहुत कम है। ये 3 मात्रक लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। समझ में आ रही बातें? ये 3 मात्रक आप लोग जानकर रखिएगा और हर जगह काम आएंगे। जहां माइक्रोवर्ड किसी के भी साथ आए उसका मतलब 10 घात क्या होगा? माइनस 6। क्लियर हुआ बाबू? ये आपका क्या था? विद्युत धारा के मात्रक। समझ में आया? अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा की दिशा पढ़ेंगे। तो पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं विद्युत धारा की दिशा। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा वीडियो पॉज करके, या तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखते हैं अब हम लोग विद्युत धारा की दिशा के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। विद्युत धारा की दिशा, अगली हमारी हेडिंग है विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की दिशा, इसके बारे में भाई हमको पढ़ना है। अब देखते हैं हम लोग विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। तो ध्यान से सुनना, पहला जो आपका होता है विद्युत धारा की दिशा, वो क्या होती है? विद्युत धारा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। धनात्मक से ऋणात्मक की ओर
होती है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। समझ में आई बात। दूसरी बेटा, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है मतलब क्या, जैसे समझो, मान लो हमारे पास ये बैटरी है, ये हमारे पास कुछ अप्लायंस है, ये रेजिस्टेंस हमने लगा रखा है और हमने एक बल्ब लगा दिया। क्या लगा दिया? एक बल्ब। और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये आपका क्या है बेटा? बैटरी है। एक पार्ट को सेल बोलते हैं, देखो इसको हम लोग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। और जब ऐसे बहुत सारे सेल आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे हम लोग बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। ठीक है। अब देखो इस बैटरी का जो बड़ा वाला भाग है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो छोटा वाला प्लेट है वो निगेटिव। तो हमने क्या बोला? विद्युत धारा कहाँ से कहाँ जाती है? धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। तो भैया धनात्मक किधर है? तो ऐसे ऐसे आपकी विद्युत धारा जाएगी। किसका प्रवाह हो रहा है? विद्युत धारा का। ऐसे जाएगी विद्युत धारा और ऐसे ऐसे आएगी, ये आ गई विद्युत धारा। लेकिन आप देख रहे हो, हालांकि एग्जाम में अगर आपसे पूछे विद्युत धारा की दिशा क्या होती है तो आप बता दोगे धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि बेटा ये जो विद्युत धारा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर बह रही है, आप इसे देख पा रहे हैं कि ये जो है बैटरी के बाहर है। कहाँ है? बैटरी के बाहर। हम यूँ कहें तो ये परिपथ में बह रही है। कहाँ बह रही है? परिपथ में। और ये जो देखो यहाँ से अब विद्युत धारा देखो ध्यान से, अब विद्युत धारा ऐसे आ रही ना, तो ये कहाँ घुसेगी? अब बैटरी में घुसेगी ना। तो बैटरी में जब घुस रही तो देखो कहाँ से कहाँ जा रही विद्युत धारा? ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। तो कभी अगर क्वेश्चन ये बने कि बैटरी के बाहर तो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, लेकिन बैटरी के अंदर कहाँ से जाती है? ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। बात मेरी समझ में आई। वैसे आपके एग्जाम में बेटा ये नहीं पूछता है कि बैटरी के बाहर या बैटरी के अंदर, केवल पूछेगा विद्युत धारा की दिशा होती क्या है, तो आप क्या बताओगे? धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। लेकिन अगर आपका कोई और पूछ ले कि बैटरी के बाहर कहाँ होती है, तो बैटरी के बाहर धनात्मक से ऋणात्मक ओर, लेकिन बैटरी के अंदर कहाँ होती है? ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। दूसरी बात हम लोग देखते हैं क्या है। दूसरी बात यहाँ पे समझो आप लोग। दूसरा हम आपको बताने जा रहे हैं क्या है। विद्युत धारा, अगला आपका है दिशा। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के गति के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा मतलब कि अगर विद्युत धारा आपकी पॉजिटिव से निगेटिव जा रही है इस तरीके से, तो बेटा इलेक्ट्रॉनों का दिशा ये होगा निगेटिव से कहाँ? पॉजिटिव की ओर। हमेशा याद रखना, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, जैसे मान लो अगर मैं एक सेल बनाऊँ इस तरीके से, मान लो हमारे पास बाबू ये सेल है, इसके अंदर कुछ हमने भर रखा है वैद्युत अपघट के रूप में। ये हमने दो रॉड लगा दिए। आप लोगों ने बैटरी में देखा होगा दो रॉड निकले होते हैं ना, और इनके बीच क्या भरा होता है? ये केमिकल बना होता है। एक आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दूसरा निगेटिव। तो आप लोग क्या करते हो? इससे जब आप तार जोड़ते हो तो क्या करते हो? एक आपका प्लस होता है और एक, अगर धारा ऐसे जा रही है तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा? इस तरफ से। धारा अगर ऐसे जा रही है तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जाएगा। इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि जो विद्युत धारा होती है वो इलेक्ट्रॉनों के गति के क्या होती है? विपरीत दिशा में होती है। बात समझ में आई मेरी? याद रखना, विद्युत धारा क्या होती है? धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, तथा विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती। अगर आपके इलेक्ट्रॉन ऐसे का जा रहे हैं तो धारा ऐसे आएगी। समझ में आ रही बात नहीं? इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे गति कर रहे हैं तो धारा कैसे आएगी? ऐसे आएगी, जस्ट उसके विपरीत दिशा में। तीसरा चीज़ बता रहे हैं। तीसरा चीज़ सुनो ध्यान से। तीसरा आपका होता है विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। जैसे आप लोगों ने पानी देखा होगा, जहाँ पर पानी ऊंचाई पर होता है तो कहाँ ऊंचाई से कहाँ जाता है?
नीचे के ढाल की तरफ जाता है, ऐसे आपका विद्युत धारा भी कहाँ जाता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। कहाँ जाएगा, उच्च विभव से निम्न विभव। जिधर हाई वोल्टेज होगा उधर से धारा निकलेगी और किसकी तरफ जाएगी, लो वोल्टेज की तरफ। कहाँ जाएगी, लो वोल्टेज की तरफ। तो क्या कहोगे कि विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज पासिंग थ्रू द हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज। हमेशा बेटा आपकी विद्युत धारा उच्च विभव से कहाँ प्रवाहित होती है, निम्न विभव की ओर। सपोज करो अगर मैं आपको बताऊं, ये आपके पास मैंने एक परिपथ दे दिया और हमने इधर का विभव दे दिया 10 वोल्ट और इधर का दे दिया क्या, 15 वोल्ट। एक तरफ का विभव 10 वोल्ट है, दूसरे बिंदु का विभव कितना है, 15 वोल्ट। तो बताओ किसका विभव उच्च है, इसका विभव उच्च है और इसका विभव निम्न है। तो ये उच्च विभव से कहाँ जाएगा, निम्न विभव की तरफ। तो आपका उच्च विभव ये है, तो धारा मतलब किस दिशा में प्रवाहित होगी, इस दिशा में धारा ऐसे प्रवाहित होगी, क्योंकि धारा उच्च विभव से कहाँ जाएगी, निम्न विभव की तरफ। मान लो अगर आपने ये दे दिया, ध्यान से सुनना मेरी बात, इधर हमने रख दिया 20 वोल्ट और इधर रख दिया आपका 10 वोल्ट। अब बताओ विभव किधर उच्च है, इस तरफ विभव क्या है आपका उच्च है, तो धारा आपकी बार इधर से इधर जाएगी। तो मतलब धारा की दिशा ये हो जाएगी आपकी। अगर मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो विद्युत धारा कहाँ जाएगी, आई ए टू बी दिशा में बहेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब बात है सर अगर दोनों का विभव समान हो जाए, तो दोनों का विभव क्या हो जाए, समान। मान लो अगर एक पॉइंट हमने ये ले लिया, एक पॉइंट ए ले लिया और ये पॉइंट क्या ले लिया, बी, और दोनों का विभव बेटा हमने क्या इतना कर दिया, 15 वोल्ट। कितना कर दिया, अब तो दोनों विभव समान है ना, तो अब बेटा इसके अंदर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। आई का मान कितना होगा, 0। बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई। तो आई का मान 0 हो जाता है जब दो बिंदुओं के विभव आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। क्या हो जाए, देखो इस बिंदु का भी विभव क्या है, 15 वोल्ट, और इस बिंदु का विभव कितना है, 15 वोल्ट। तो जब दो बिंदुओं के विभव आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो उनका क्या हो जाता है, कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। नहीं तो याद रखना धारा हमेशा कहाँ जाती है, विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। बात बताइए समझ में आई। आई होप आपको ये विद्युत धारा की दिशा समझ में आया होगा। हमने क्या बताया, पहला विद्युत धारा दिशा, विद्युत धारा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर बहती है। हमने पूरा बैटरी में दिखा दिया कि पॉजिटिव टर्मिनल भी होता है, निगेटिव भी होता है। पॉजिटिव जो होता है आपका वो बड़ा वाला होता है, जो निगेटिव होता है वो छोटा वाला। तो इस तरीके से होती है। दूसरा हमने बोला विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के गति के विपरीत दिशा में बहती है। और तीसरा हमने बताया विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता। और बेटा अगर दोनों के विभव बराबर हो जाए तो धारा का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये, नहीं याद रखोगे आगे परेशान रहोगे, क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे आगे रेजिस्टेंसेस के बारे में तो बहुत इसका यूज है। क्लास 10th लेवल में भी है और क्लास 12th लेवल में भी है। तो इस वजह से दिशा उसा आपको जान करके रखनी होगी। वहाँ आपको कोई नहीं बताएगा कि इधर से धारा दिशा क्यों जा रही, उधर से क्यों जा रही। समझ में आ रही बात। तो आई होप आपको समझ में आई होगी बात भाई। तो आप पहले इतना विद्युत धारा में नोट करें, फिर आगे और कंटिन्यू करते हैं विद्युत धारा के अंतर्गत। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा या तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए देखते हैं विद्युत धारा राशि कैसी है और इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई होगी। अब बाबू हम लोग समझते क्या है, विद्युत धारा कैसी राशि है। तो ध्यान से देखना, विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि का मतलब क्या होता है, एक ऐसी राशि जो जिसमें केवल दिशा ना हो, केवल परिमाण, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, अदिश राशि कहते हैं। एक ऐसी राशि जिसमें केवल क्या हो, परिमाण की आवश्यकता हो व्यक्त करने के लिए, दिशा की नहीं, उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि। परंतु आप कहोगे सर इसमें तो आपने दिशा बता ही दिया कि ये प्लस से माइनस की ओर जाती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है, इलेक्ट्रॉनों के गति के विपरीत दिशा में जाती है। इसका मतलब आपने तो डिफाइन कर दिया विद्युत धारा की दिशा यही है। तो आप कैसे कह रहे सर इसमें दिशा नहीं है। तो बेटा ऐसा है कि इसमें दिशा तो होती है, परंतु एक क्लास 12th में पढ़ाया जाता है कि ये क्या करती है, सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती। एक चीज होता है क्या, विद्युत धारा में दिशा होती है
दिशा होते हुए भी ये अदिश राशि कहलाती है, क्योंकि बेटा ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। विद्युत धारा क्या करती है? सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती। अब कहोगे सर सदिश योग नियम क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, मान लो एक सदिश राशि बेटा ये है और दूसरी सदिश राशि ये है, इनके बीच कुछ ना कुछ कोण है ना। तो मान लो अगर ये सदिश राशि ए है और ये सदिश राशि क्या है? बी है। तो जब इन सदिश राशियों को हम जोड़ेंगे तो इनके बीच का थीटा भी काम में आता है, थीटा के साथ जोड़ा जाता है। मतलब इसका फार्मूला होता है इन दोनों को जोड़ने के लिए बेटा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये बेटा इसका फार्मूला होता है इनका जोड़ने के लिए। परंतु जब धारा को हम जोड़ते हैं तो इस फार्मूले से जोड़ते नहीं है, सीधा जोड़ देते हैं। जैसे 3 एम्पियर आया, 4 एम्पियर है, जोड़कर बता देंगे कितना एम्पियर हो गया? 7 एम्पियर। इसमें इस फार्मूले का प्रयोग हमने इस फार्मूले का प्रयोग कहीं नहीं किया। जैसे अभी मान लो यहीं पे हम बताएं विद्युत धारा कैसे जुड़ती है। मान लो बेटा हमारे पास यहाँ जंक्शन है, क्या है? कोई जंक्शन है, कोई संधि है। ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ से मान लो कोई धारा इस संधि पर आई 3 एम्पियर का, कितना आया? 3 एम्पियर। एक धारा इधर से आई, मान लेते यहाँ से आई धारा बेटा आपका कितने एम्पियर? 7 एम्पियर। मान लो इधर से कोई धारा आई आपका 5 एम्पियर। तो इस संधि से जाएगी कितनी धारा? तो आई कितनी बेटा? 7 3 10 और 5 15। कितना आई? 15 एम्पियर आई। तो 15 एम्पियर इधर से निकल भी जाएगी। बात समझ में नहीं? तो हमने इसमें जोड़ा कैसे? देखो, अगर हम इसे सदिश राशि माने तो इस फार्मूले से जोड़ना चाहिए था ना। इनके बीच के कोण पर निर्भर किया क्या जोड़ना? नहीं किया। इसी वजह से बेटा आपका जो विद्युत धारा होती है दिशा होते हुए भी क्या है? अदिश राशि है, क्योंकि ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती। बात समझ में नहीं? सदिश योग का फार्मूला होता है कि जब दो सदिशों को जोड़ा जाता है तो इस फार्मूले से जोड़ा जाता, परंतु जब हमने इनको जोड़ा तो ये फार्मूले का प्रयोग नहीं किया। इसे कहते हैं सदिश योग नियम। तो ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए बेटा विद्युत धारा क्या है? एक अदिश राशि है। समझ में आया? तो अभी से आप समझ लो विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है। मिटाएं से। आई होप आपकी बातें समझ में आई होंगी। चलिए हम बाबू बात करते हैं आगे विद्युत धारा में। और अब अगला हेडिंग हमारे पास विद्युत धारा की निर्भरता। विद्युत धारा की निर्भरता ये क्या है भाई? आपसे कभी पूछ सकता है कि विद्युत धारा किन किन राशि पर निर्भर करती है। तो आपने फार्मूला क्या पढ़ा है भैया? आपने फार्मूला पढ़ा है विद्युत धारा का कि सर I बराबर होता है Q/T। I बराबर क्या होता है? Q/T। अब I बराबर Q/T होता है, मैंने आपको ये बता रखा है। तो मेरी बात सुनिएगा, जो आमने सामने होते हैं बेटा क्या होते हैं? समानुपाती। क्या होते हैं? समानुपाती। जो आमने सामने हो क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। और जो एक दूसरे के आमने सामने ना हो क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और मैंने बताया था समानुपाती का मतलब क्या होता है? समानुपाती का अर्थ ये होता है बेटा इसे बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा। समानुपाती का अर्थ है एक को बढ़ाओगे तो दूसरा भी समानुपाती। सम मतलब समान, अनुपाती मतलब अनुपात। जो समान अनुपात में बढ़े घटे उसे हम क्या कहते हैं? समानुपाती। तो समानुपाती कौन होते हैं? जो सीधा सीधा होते हैं। जैसे ये दोनों सीधे सीधे हैं ना, ये दोनों क्या है? समानुपाती है। इसका मतलब आवेश का मान बढ़ाओगे तो धारा भी क्या होगा? बढ़ेगा। समझ में आ रही बात? कैसे बढ़ेगा? कि अगर आप आवेश के मान को 2 गुना कर दोगे तो धारा भी क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला? पहला चीज़ क्या कि आवेश का मान बढ़ने पर, आवेश का मान बढ़ाने पर, आवेश का मान बढ़ाने पर विद्युत धारा का मान बढ़ता है। विद्युत धारा का मान बढ़ता है। बेटा जिन लोगों ने ये वीडियो बढ़िया से देख ली धारा में कभी दिक्कत आएगी नहीं, ना तो यहाँ पर ना ही क्लास 12th में परेशान आप नहीं होंगे। इस वजह से बहुत ढंग से बहुत बढ़िया से पढ़ना। तो आवेश का मान बढ़ाने पर विद्युत धारा का मान बढ़ता है। दूसरी बात हम देखें बाबू, तो ये जो विद्युत धारा और जो समय एक दूसरे किस प्रकार के अनुपात में है? तो देखो ये सामने सामने नहीं है। सामने सामने होते तो समानुपाती होता। ये ऊपर नीचे तो क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है
व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है बेटा उल्टा। क्या होता है? अनुपाती मतलब अनुपात। एक ऐसा अनुपात जो क्या हो, एक दूसरे के उल्टे हो। मतलब इसे बढ़ाओगे तो ये क्या होगा? घटेगा। इसे घटाओगे तो ये बढ़ेगा। तो ये दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो दूसरा क्या लिखेंगे हम लोग? समय के बढ़ाने पर समय का मान बढ़ाने पर, अच्छा इसका रीजन दे देना क्यों? आई समानुपाती है किसके बेटा? क्योंकि ये समानुपाती का चिन्ह है। समय का मान बढ़ाने पर धारा घटती है। धारा घटती है। अब देखो धारा होती क्या? हमने बताया था आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा। आवेश प्रवाह का मतलब क्या है? आवेश एक जगह से दूसरी जगह जाना। क्या कहलाता है? आवेश प्रवाह। अब सोचो आवेश प्रवाह के लिए समय तुम बढ़ा दो, मतलब जो धारा, जो इलेक्ट्रॉन दौड़कर तेजी से जा रहा था, अब उसी इलेक्ट्रॉन को आराम आराम से ले जाओ। समझ में आ रही बात? उसी आवेश को क्या करो? आराम आराम से ले जाओ। तो बताओ धारा का मान कम होगा कि नहीं होगा? बेसिकली बेटा विद्युत धारा होती क्या है? इलेक्ट्रॉनों की गति जितनी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉनों की गति जितनी ज़्यादा होगी, धारा उतनी तेज प्रवाहित होगी। मान लो आपके घरों में स्विच लगा है और बल्ब लगा है। आप स्विच ऑन किए। क्या ऑन किए? स्विच आपने ऑन किया। अब उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन आराम आराम से बल्ब के पास पहुँच रहा है, तो बल्ब आपका आराम से जलेगा। फिर आएगा आराम आराम से, फिर जाएगा आराम। तो बताओ बल्ब क्या बहुत तेज जलेगा? नहीं। वही इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से जा रहे हैं आपके बल्ब के पास, जैसे आपने स्विच ऑन किया, बहुत तेजी से जालेंगे, तुरंत आपका बल्ब क्या हो जाएगा? जल जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से गए तो धारा भी बहुत तेजी से गई। तो वही इलेक्ट्रॉन के जाने का अगर हम समय बढ़ा दें तो धारा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। धारा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए कहते हैं समय बढ़ाने से विद्युत धारा का मान क्या होता है? घटती है। तथा समय घटाने पर समय का मान घटाने पर धारा का मान बढ़ता है। धारा का मान बढ़ता है। क्यों? रीजन दे देना। आई व्युत्क्रमानुपाती किसके है? समय। तो ये बाबू हो गए विद्युत धारा की निर्भरता। एक और है वो भी बता देते हैं, लिख लो। तीसरा और है प्रतिरोध बढ़ाने पर, आगे आपको बताएंगे प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध बढ़ाने पर धारा मान घटता है। और प्रतिरोध घटा दोगे बेटा तो धारा का मान बढ़ जाएगा। ये थी आपकी विद्युत धारा की निर्भरता, जो मैंने आप लोगों को बढ़िया से समझाया। ध्यान सुनना, विद्युत धारा कैसी राशि होती है बेटा? अदिश राशि होती है। क्यों होती है? मैंने बताया यद्यपि इसमें दिशा होती है, क्योंकि हमने अभी इसके पहले वाले में पढ़ा क्या? विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है और धनात्मक से ऋणात्मक की ओर बहती है। बात हमने तो कह दिया, दिशा बता दिया, परंतु दिशा होते हुए भी अदिश राशि क्यों है? क्योंकि ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती। सदिश योग नियम क्या है? जब दो सदिशों को आपस में जोड़ा जाता है तो उनके बीच बने कोण पर भी उसका योग निर्भर करता है। जबकि धारा को जोड़ा जाता है तो बेटा धारा अगर सदिश राशि होती तो उनके जोड़ने पर उनके कोणों पर निर्भर पड़ता, परंतु जब धारा को जोड़ा जाता है तो उनके कोणों पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए विद्युत धारा सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। इस वजह से क्या है? आपका धारा अदिश राशि है। उसके बाद हमने बताया बेटा विद्युत धारा की निर्भरता क्या होती है। तो विद्युत धारा की निर्भरता I बराबर क्या होती है? Q/T। अब हमने बोला ये दोनों समानुपाती हैं, तो इसे बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, इसे घटाओगे तो ये घटेगा। ये दोनों बेटा व्युत्क्रमानुपाती हैं, इसे आप बढ़ाओगे तो ये घट जाएगा और इसे घटाओगे तो ये आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा अनुपात। और हमने बताया प्रतिरोध बढ़ाने पर धारा का मान घटेगा और प्रतिरोध घटाओगे तो धारा का मान बढ़ जाएगा। तो ये थी बेटा आपके विद्युत धारा की निर्भरता। अब इसमें एक फार्मूला हमने आपको यहीं पे सिखा देता हूँ और आई होप इसे समझ में आ गया, जिसे मैं मिटा देता हूँ। सुन लीजिएगा, हमने एक फार्मूला पढ़ा बेटा I बराबर Q/T, और इसके पहले परिभाषा हमने पढ़ा था Q बराबर N इंटू ए। फार्मूला पढ़ा था Q बराबर N इंटू ए। अगर इसे मैं समीकरण 1 मानूं और इसे समीकरण 2,
तो लिखूँ समीकरण 2 से Q का मान, समीकरण 2 से Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो बेटा I बराबर क्या हो जाएगा, जरा देखो, Q का मान रख दो, I बराबर Q/T होता है, और Q बराबर क्या हो गया, N × E/T, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर योर क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चंस के लिए, आपके प्रश्नों के लिए एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला आ गया, I बराबर NE/T। तो ये फार्मूला, ये 3 फार्मूले आपको याद रखने अभी विद्युत धारा के अंतर्गत। तो आई होप आपको एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। आप इसे नोट करिए, फिर इसके ऊपर हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे, 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे विभव क्या होता है, और आपके और भी इसके आगे जो चीज़ें उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ आपकी विद्युत धारा खत्म होती है बेटा, आप लोग इसको बढ़िया से नोट करिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए एक टॉपिक और बचा था आपके इसी में, 1 एम्पीयर की परिभाषा आप कैसे परिभाषित करोगे। तो देखिए 1 एम्पीयर की परिभाषा कैसे परिभाषित करते हैं हम लोग। तो आप लोग जानते हो विद्युत धारा I बराबर क्या होती है बेटा, आपका Q/T। अब तुम्हें परिभाषित करना किसका, 1 एम्पीयर। अभी आपने पढ़ा विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बाबू, आपका एम्पीयर। क्या होता है विद्युत धारा का मात्रक, एम्पीयर। पढ़े कि नहीं पढ़े, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पीयर। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। आपने अभी ये पढ़ा है भाई। अब आपको परिभाषित क्या करना है बाबू, 1 एम्पीयर। तो 1 एम्पीयर परिभाषित करना, तो क्या लगा देंगे यहाँ पे, 1 लगा देंगे, ये बन गया 1 एम्पीयर। यहाँ भी क्या लगा देंगे, 1, और यहाँ भी क्या लगा देंगे, 1। अब हम बनाते हैं बाबू परिपथ। क्या बनाते हैं, परिपथ। मान लो इस परिपथ में हमने एक लगा दिया बल्ब, और यहाँ पे हमने लगा दी एक बैटरी। ये क्या आपका एक परिपथ बन गया। तो क्या कहलाएगा 1 एम्पीयर, जब किसी वैद्युत परिपथ में, ये कैसा परिपथ हो गया, वैद्युत परिपथ। ये कैसा परिपथ है आपका, वैद्युत परिपथ। तो परिभाषा क्या होगा 1 एम्पीयर की, 1 एम्पीयर की परिभाषा होगी बेटा क्या, जब किसी वैद्युत परिपथ में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित हो। क्या बोलोगे, जब किसी वैद्युत परिपथ में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित हो, तो इस वैद्युत परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित होगी, 1 एम्पीयर। विद्युत धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पीयर। तो क्या बोलोगे, जब किसी वैद्युत परिपथ में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित हो, तो परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा, 1 एम्पीयर होगा। याद रखना, इसी से याद रखना है आपको। सबसे पहले बताया I बराबर क्या रखोगे, Q/T। I का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर लिखा हमने। आवेश Q का मात्रक होता है कूलाम, समय का मात्रक होता है सेकेंड। हमें परिभाषित क्या करना था, 1 एम्पीयर। तो सबके पास हमने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। अब हम क्या बोलेंगे, किसी वैद्युत परिपथ में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित हो, तो इस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पीयर होगा। समझ में आई बात। तो ये हो गया आपका 1 एम्पीयर की परिभाषा। आप इसे नोट कर लीजिए, मैं तो नहीं तो यहीं पे लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जब किसी वैद्युत परिपथ में, जब किसी वैद्युत परिपथ में, जब किसी वैद्युत परिपथ में 1 कूलाम का आवेश, 1 कूलाम का आवेश 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित हो, 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित हो, तो परिपथ में धारा का मान 1 एम्पीयर होगा। तो परिपथ में धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पीयर होगा। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। आप इसे बेटा नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल लिखेंगे विद्युत धारा के ऊपर। चलिए हम लोग देते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा विद्युत धारा हम लोगों ने पढ़ लिया। विद्युत धारा के ऊपर हम कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। अब इस आंकिक प्रश्न में हम लोग देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पीयर है तथा चालक पर उपस्थित 4 कूलाम आवेश है, चालक पर उपस्थित आवेश कितना है, 4 कूलाम है, कह रहा तो आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को देखो, करने से पहले हम लोग करते क्या है बेटा, सबसे पहले सॉल्यूशन इसका हल करते समय हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले देखो करने का तरीका यही है। सबसे पहले लिखेंगे क्या बेटा, दिया है,
अब बताओ क्या क्या दिया है। कह रहा चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पीयर है, इसका मतलब धारा दिया है ना, लिखेंगे दिया है विद्युत धारा, क्या लिखोगे विद्युत धारा, और विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, आई से। आई बराबर कितना दे रखा है आपका 2 एम्पीयर। बात समझ में आई। पहले जो जो क्वेश्चन में दिया वो लिख लो। और क्या दे रखा है, तथा चालक पर उपस्थित आवेश कितना है 4 कूलाम, तो वो क्या दे रखा है आवेश दे रखा है। हमें कैसे पता चला, क्योंकि बेटा कूलाम किसका मात्रक होता है आवेश का, तो आवेश बराबर, आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग Q से। आवेश Q बराबर दे रखा है कितना 4 कूलाम। अब कूलाम का मात्रक क्या होता है C, कूलाम को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा C से। और पूछा क्या है, आवेश के प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए, मतलब समय ज्ञात करने के लिए बोला, मतलब क्या पूछा आपसे, समय क्या होगा, यही तो पूछा है ना। समय को किससे प्रदर्शित करते हैं T से, और इसी का मान तुम्हें निकालना है। अब हमने आपको कितने फार्मूले आई के बताए थे बाबू, एक फार्मूला मैंने आपको आई बराबर क्या पढ़ाया था, N इंटू ई अपान टी, जहाँ पे N क्या था बेटा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E था एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और T क्या है समय। तो भैया अगर आपको समय T निकालना है तो क्या पता होना चाहिए, I पता होना चाहिए, N पता होना चाहिए और E। तो यहाँ में क्या क्या पता है, I पता और Q पता है। एक फार्मूला हमने आपको और पढ़ाया था I बराबर Q अपान T। तो देखो अगर आपको समय निकालना है तो क्या पता होना चाहिए, I पता होना चाहिए और Q। तो देखो I भी पता और Q भी पता है, क्या निकालना है समय। तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, पहला या दूसरा, तो दूसरा आप फार्मूला लगाओ, क्योंकि दूसरे वाले में देखो हमें क्या पता है I भी पता है और Q पता है और T हम आसानी से निकाल लेंगे। तो लिखेंगे क्या, हम जानते हैं, लिखने का तरीका यही है बाबू, हम जानते हैं कि, देखो आप लोग वीडियो बहुत देखेंगे लेकिन लिखने का तरीका कोई आपको बताएगा नहीं, कैसे लिखना इस बात को ध्यान सुनना। हम जानते हैं कि विद्युत धारा I बराबर क्या होता है Q अपान T। अब T इधर ले आएंगे तो I कहाँ चला आएगा नीचे, तो दिस इज इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा T बराबर हो जाएगा बेटा Q अपान I। T इधर चला जाएगा, I इधर चला आएगा, तो यहाँ से T बराबर क्या हो जाएगा, Q का मान कितना दे रखा है 4, और बेटे I का मान कितना है 2, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो आ गया आपका 2। और समय का मात्रक क्या होता है बेटा सेकेंड, समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड, तो समय बराबर कितना आ गया 2 सेकेंड। कितना आ गया बाबू आपका 2। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। नोट करिए इस क्वेश्चन को, बढ़ते हैं इसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला न्यूमेरिकल, तब तक आप इसे नोट करिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए आपके पास जो हमने क्वेश्चन लेकर आया बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ रखा है 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसमें, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। और बेटा ये पूछा कब गया, यूपी 2011 में, 18 में, 19 में और 21 में। तो देखो 18 में पूछा गया, फिर कहाँ पूछा गया 19 में, फिर 21 में, और कौन सा चल रहा है ईयर 23। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपके 2023 में आ जाए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को करते देखते हैं कैसे आपका किया जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। देखिएगा इसका हल, सबसे पहले वही प्रक्रिया बेटा जो हम लोग करते आए हैं, लिखेंगे क्या दिया है, क्या लिखेंगे दिया है। क्या कह रहा है 1 कूलाम आवेश, मतलब आवेश का मान कितना दे दिया 1 कूलाम, तो क्या लिखोगे आवेश Q बराबर कितना दे रखा है 1 कूलाम। कह रहा है 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते बेटा N से। लिखोगे क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रॉन संख्या किससे प्रदर्शित करते बेटा N से, और ये तुम्हें बताना है, बोला ना संख्या ज्ञात कीजिए, ये तुम्हें बताना है। अब फार्मूला क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि आवेश Q बराबर अभी मैंने बताया इसके पहले वाले क्वेश्चन में N इंटू ई। आवेश Q बराबर क्या होता है N इंटू ई।
अब आवेश Q क्या है बेटा, आवेश है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और बेटा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता कितना है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो आपको Q पता है और क्या पता है बेटा, E पता है, तो N निकाल सकते हो कि नहीं, और N ही तो निकालना है आपको। तो यहाँ से देखो N बराबर क्या हो जाएगा, N बराबर हो जाएगा, देखो E इसके साथ गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो जाए N बराबर Q/E। अब Q का मान कितना दे रखा है, 1 कूलाम दे रखा है, और बेटा E का मान हमने लिखा है 1.6 × 10⁻⁻19। अब जो कहोगे सर यहाँ माइनस है, परंतु आप यहाँ माइनस नहीं ले रहे हो। माइनस ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश है, माइनस आवेश है, ऋणात्मक है। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब हम माइनस लेकर नहीं चलते। माइनस सिर्फ ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा आवेश है, माइनस आवेश है। ऐसे एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है बेटा, एक प्रोटॉन पर होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर प्लस होता है, इस वजह से यहाँ प्लस लिखा गया, ठीक है ना। तो याद रखना ये जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे, आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे, तो ये माइनस लेकर नहीं चलेंगे। माइनस सिर्फ ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है। तो यहाँ हमने लिख दिया। अब देखो जब कोई संख्या 10 की घात में हो और हम उसे ऊपर ले जाएं या कहाँ ले आए, नीचे, तो उसकी घात का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। क्या जाता है, अगर इस 10 की घात को हम ऊपर ले जाएंगे तो घात का जो चिन्ह होगा वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × 10 की घात, अभी नीचे कितना -19, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा आपका +19। समझ में आया। और बटे कितना हो जाएगा बाबू आपका 1.6। बात समझ में आई। अब हम करते क्या है, 100 से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, या तो हम 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, या तो क्या करें, चलो करके देखते हैं। तो हम बेटा करते क्या है, देखो यहाँ से N बराबर क्या हो जाएगा, 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा आपका, 100 से कर दो या 10 से कर दो, किससे कर दो, 10 से। तो 1 × 10 × 10 की घात 19 और बटे 1.6 × 10। समझ में आया। देखो हम 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए कि नहीं कर दिए, और 10 से ऊपर नीचे गुणा किए तो कितना हो जाएगा, N बराबर देखो 10 से कम 10 और बटे 1.6 में गुणे 10 से करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, हो जाएगा कितना 16, और गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा 19 बेटा। अब इधर मैं लगा दे रहा हूँ, समझो इस बात को। तो N बराबर हो जाएगा 10 × 10 की घात 10 की घात 19 है। क्या है बेटा आपका 10 की घात 19। अब 10 की घात 19 को लिख सकते हैं 10 × 10 की घात 18। क्या लिख सकते हैं, 10 × 10 की घात 18 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और फिर बटे कितना आपका बेटा 16। समझ में आया कि नहीं आया। तो N बराबर कितना हो जाएगा, 10 × 10 करो कितना हो जाएगा 100 बटे 16 × 10 की घात 18। 16 का भाग करो कितना हो जाएगा, 16 छक्का 96, कितना बचा 16 छक्का 96, कितना बचा 4 गया, तो यहाँ कितना हो गया 40। हुआ कि नहीं हुआ, सॉरी 16 छक्का 96, 100 में भाग देकर देखो, 16 छक्का 96, कितना बचा 4, 10 में उड़ा दो 40, 16 दूनी 32, कितना बचा बेटा 8, 80, 16 बचे, तो कितना आ गया भाग देने पे 6.25 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। अब सोच लो बेटा, 1 कूलाम आवेश प्राप्त करने के लिए, 1 कूलाम आवेश प्राप्त करने के लिए हमें इतने इलेक्ट्रॉन भेजने पड़ते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन, 6.25 × 10 की घात 18। 10 की घात 18 का मतलब समझते हो, इसके सामने आपको कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, 15 जीरो और लगाने, 16 जीरो। देखो इसके 2 घात इसके 2 दशमलव को हटा देंगे तो 625 के आगे कितना जीरो लगाना पड़ेगा, 16 जीरो। कितना जीरो, 16 शून्य लगाना पड़ेगा। इतने इलेक्ट्रॉन जब किसी परिपथ में आप प्रवाहित कराओगे तो उस परिपथ में आपका आवेश कितना आएगा, 1 कूलाम प्रवाहित होगा। बात समझ में नहीं है। तो याद रखना इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 1 कूलाम में आवेश, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन दे देगा। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, आना भी चाहिए लगाना, और आपको ये वैल्यू याद भी होनी चाहिए कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, 6.25
गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। बात मेरी याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे पूछेगा? पूछ लेगा सीधे 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। या तो 2 नंबर या 1 नंबर में क्वेश्चन दे देगा कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो पूरा बेटा ये तरीका होता है लगाने का। समझ में आई बात? तो आप इसे नोट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखेंगे अगला लेक्चर।